जिस हॉस्पिटल में पति डॉक्टर था, उसी अस्पताल में उसकी तलाकशुदा पत्नी अपनी डिलीवरी करने के लिए भर्ती हुई थी। और उधर जब अस्पताल में पहुंचती है तो वो बुरी तरह से चिल्लाती है, पैरों को पटकती है। तब डॉक्टर दौड़ करके आता है और सारी नर्स स्टाफ वहां एकत्र हो जाता है। और जब उसकी हालत को जब उन्हें में से एक डॉक्टर देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो तो उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है। आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं? आखिर क्या है इन दोनों पति पत्नी के बीच की कहानी? दोस्तों, ये कहानी पूरा जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। जबलपुर में एक शेखर गुप्ता नाम के व्यक्ति जो सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, उनकी एक लड़की थी जिनका नाम जानवी था। पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में उन्होंने एडमिशन दिलवा दिया था। वो पढ़ने के लिए जाया करती थी, क्योंकि शेखर गुप्ता की इकलौती लड़की थी और ना कोई लड़का था और ना कोई लड़की थी। इस वजह से वो अपनी लड़की जानवी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा दुलार करते थे। जिनके पास एक ही औलाद होता है, वो तो बहुत ज्यादा लाड प्यार उस पर लुटाते हैं। अगर वो बच्चा गलत भी चलने लगे तब भी माँ बाप प्यार के खातिर उस बच्चे को ज्यादा नहीं डांटते। बस यही कारण है कि जिनकी एक संतान होती है, वो अक्सर इंसान बिगड़ जाया करता है। इधर जानवी जब इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएट करने लगती है, तब उसके शौक और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी और उसके पिता के पास बहुत सारी दौलत थी। और वो दौलत आखिर जाती तो जाती कहाँ? सारी दौलत इस जानवी के लिए ही थी, इसीलिए वो उसे खूब खर्च किया करती थी। अच्छी गाड़ी में घूमना, अच्छे दोस्तों के साथ रहना, ऊंचे ऊंचे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने का शौक था। अच्छे मोबाइल चलाना उसका शौक था। यहाँ तक कि उसका जो जीवन था, वो अपने आप को टॉप मॉडल में जीना पसंद करती थी। उसके पिता जो शेखर गुप्ता थे, वो अपनी लड़की से कभी कुछ नहीं कहते थे। जब जानवी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तब उसके पिता के दिमाग में एक बात आती है कि हमारी लड़की अब जवान हो गई है, क्यों ना हम अपनी लड़की की शादी कर दें। ये विचार करके वो अपनी लड़की जानवी से कहते हैं कि बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तब जानवी कहती है कि नहीं पिताजी, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, पढ़ने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई आपने करते रहना, लेकिन जिस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करूँगा, उससे ये बात पहले कह दूंगा कि हमारी लड़की को घर पर मत रखना, इसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करवाना, अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। जानवी जब माँ बाप की बात सुनती है तो शादी के लिए राजी तो हो जाती है। और फिर उसके पिता अपने दोस्त से ये बात बताते हैं और उनसे एक अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कहते हैं। फिर उन्हें एक बहुत ही अच्छे घराने का रिश्ता आता है। वो वहां जाते हैं और एक वैभव नाम के लड़के के लिए जानवी का रिश्ता तय कर देते हैं। वैभव के जो पिता होते हैं, जिनका नाम चरण सिंह होता है, वो खेती किसानी का काम किया करते थे। वो कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नहीं थे, इसीलिए वो अपनी जिंदगी मिडिल क्लास नॉर्मल काट रहे थे। कोई ज्यादा ऊंचा शौक नहीं था। उनका बेटा एक सरकारी कोर्स कर रहा था। अब इधर जब शादी का दिन तय हो जाता है और शादी होने के बाद जानवी वैभव के घर पहुंचती है, तब उसका वही पुराना शौक कि अच्छे होटल में जाना, रेस्टोरेंट पर खाना खाना और ऊंची गाड़ियों से घूमना, अच्छे फोन चलाना, टॉप मॉडल में रहना, शॉर्ट कपड़े पहनना। ये बात वैभव को और वैभव के माता पिता को बहुत बुरी लगती है और वो कहते हैं कि देखो, तुम इस घर में बहू हो, बेटी नहीं हो। बेटी होती है तब भी वो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखती है, पर्दा करती है, लेकिन तुम बहू हो करके इतने छोटे कपड़े पहनती हो और ऊंचे ऊंचे शौक रखती हो। अरे हम इतने ऊंचे शौक कहाँ तुम्हें करवा पाएंगे? हम खेती किसानी करने वाले व्यक्ति हैं। और दूसरी बात, हमारा लड़का पढ़ाई करता है, हमें वहाँ भी पैसा खर्च करना होता है, इसीलिए मिडिल क्लास में बंद कर रहो, ज्यादा ऊंचे शौक मत करो। ये बात जानवी को बहुत बुरी लगती है और जानवी कहती है कि मैं इस तरह से तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। मुझे अगर तुम्हें अपने घर में रखना है तो मेरी हर इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी, हर ख्वाहिश तुम्हें पूरी करनी होगी। इस बारे में वैभव के पिताजी अपने समधी यानी कि शेखर जी से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लड़की तो यहाँ पर किसी की भी बात नहीं मानती, वो अपनी ही बात चलाती है, यहाँ शॉर्ट कपड़े पहनती है, ऊंचे ऊंचे शौक रखती है। तब वो भी उधर से कह देते हैं कि देखो, हमारी लड़की यहाँ इकलौती है और बड़े ही लाड प्यार से पली है। हमारी लड़की को किसी तरह का कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बड़े नाजों से अपनी लड़की को पाला है
और उसका जो भी शौक है, जो भी डिमांड है, वो तुम पूरी करो, इसीलिए मैंने उसका विवाह किया है। ये बात जब चरण सिंह सुनते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि इसका मतलब ये है कि इसके माँ-बाप ने ही इसको सर पर चढ़ा करके रखा है। इस वजह से ये किसी की बात नहीं मान रही है। धीरे-धीरे इसी तरह से कलह होते रहते लगभग 6 महीने शादी को बीत जाते हैं और 6 महीने के बाद में इधर तो वैभव पढ़ने के लिए चला जाता है और वो रात दिन कड़ी मेहनत करता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बन जाऊं, क्योंकि उसका जो सपना था वो डॉक्टर बनने का था। देखने में खूबसूरत था लेकिन पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। वैभव के घर इधर जानवी अपने ससुराल में रहते रहते उसे 6 महीने बीत तो जाते हैं, लेकिन हमेशा उसके बीच में यही तू तू मैं चलती रहती है कि तुम ऐसा मत पहनो, कि ऐसा मत खाओ, ऐसी जगह मत जाओ, इतने फ़ोन पर हर समय तुम बात करती रहती हो। ये वैभव के माता-पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो इन्हीं बातों को हमेशा टोकते रहते थे। जानवी हमेशा इसी बात को अपने ससुराल वालों से झगड़ा करती रहती थी कि हमारे शौक पूरे करो, हमें कहीं घूमने के लिए ले जाओ। लेकिन वैभव ना तो उसे कहीं घुमाने ले जाता था और ना ही उसकी कोई शौक पूरे करता था। वो कहता था कि जैसे माँ-बाप रख रहे हैं और जैसे हम सब रह रहे हैं, इसी तरह से तुम्हें हमारे घर में रहना पड़ेगा। जानवी इस चीज़ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती कि हम आपकी तरह मिल कर के रहेंगे। वो तो ऊँचे-ऊँचे शौक अपना पूरा करवाना चाहती थी। अब उन दोनों के बीच में तू-तू मैं हमेशा इसी बात को लेकर होती रहती थी। लेकिन जब 6 महीने बीत जाते हैं, जब जानवी प्रेग्नेंट हो जाती है और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ जो रहन-सहन है वो हमारे लायक नहीं है। तुमने कहाँ हमारा रिश्ता इन भूखे नंगों में किया है, ये तो ना ही हमारी कोई इच्छा पूरी करते हैं। तब जानवी के पिताजी शेखर गुप्ता आते हैं और अपनी लड़की को अपने घर बुला कर के ले जाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, थोड़े दिन के बाद मैं उनकी जब आदत हो जाएगी तो वो तुम्हें समझने लगेंगे और फिर से तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से कटने लगेगा। इस तरह से जब वो अपने मायके में रहने लगती है, तब क्योंकि उसका जो शौक था और जो आदतें थीं, वो उन आदतों को भूली ही नहीं थी। इसी वजह से वो लड़कों के साथ बार-बार घूमने के लिए जाया करती थी। वो ये भूल गई थी कि मैं एक शादीशुदा हूँ और लड़कों के साथ होटल में जाती थी, रात को बिताती थी और ऊँची-ऊँची रेस्टोरेंट में खाना खाती थी, गाड़ियों से घूमती थी। हर समय उसका घूमना ही शौक बन गया था। लड़कों के साथ में रहना, छोटे कपड़े पहनना, मॉडल न्यू लाइट में रहना ही उसका जीवन था। अब धीरे-धीरे समय बीतता चला जाता है और इधर वैभव अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ करता है। रात दिन वो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में वो पास हो जाता है और इधर जानवी ने तलाक के लिए कागज़ कोर्ट में डाल दिए थे और उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब वैभव सोचता है कि चलो, जानवी तो हमसे दूर हो गई, उसने तलाक ले लिया, क्यों ना हम अब जी जान से पढ़ाई करें। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। वो हर समय हमें कलेश करती रहती थी, टेंशन दिलाती रहती थी। अब मैं जी जान से पढ़ाई करूँगा। वैभव देखने में तो अच्छा था, लेकिन उसने जब खूब लगन से मेहनत से और रात दिन एक करके जब पढ़ाई की तो वो अपनी डॉक्टरी का कोर्स पास कर लेता है और फिर एक सरकारी डॉक्टर बन जाता है, बड़ा डॉक्टर। और डॉक्टर बनने के बाद में वो जबलपुर में एक अच्छे हॉस्पिटल में नियुक्त हो जाता है। इधर जानवी अपने मायके में रह करके अय्याशी कर रही थी। वो ये बात भी भूल गई थी कि मैं वैभव के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तो वो रात दिन अपने यार दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। जब उसकी डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, तब उसके यार दोस्त कहने लगते हैं कि अरे जानवी, तुम तो प्रेग्नेंट हो, अब तुम्हारे साथ हमें रहना अच्छा नहीं लगता। और उसके जितने भी यार दोस्त थे, वो सब धीरे-धीरे करके उसका साथ छोड़ देते हैं और वो अकेली पड़ जाती है और फिर अपने पिताजी के घर रहने लगती है। जब 9वाँ महीना लगता है, तब उसके पेट में दर्द उठता है। तब उसके पिताजी तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती करा देते हैं और इधर जब जानवी दर्द की वजह से चिल्ला रही थी, दर्द से तड़प रही थी, तभी सारा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है और बड़े डॉक्टर को जब बुलाया जाता है, जो कि वैभव था, जब वो देखता है कि एक पेशेंट बहुत गंभीर हालत में आया हुआ है और बुरी तरह से चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, बेचैन है, तब वैभव दौड़कर आता है। तब उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है जब वो देखता है कि वो तो उसी की पत्नी जानवी है। वो बुरी तरह से चिल्ला रही है और सारा
सारा स्टाफ नर्स वहाँ पर इकट्ठा है। तब उसे डिलीवरी वार्ड में ले जाया जाता है डिलीवरी के लिए। तब लेडीज डॉक्टर कहती हैं कि डॉक्टर साहब, इस महिला के लिए खून की ज़रूरत है, इसे ब्लड चढ़ाया जाएगा तभी इसकी डिलीवरी होगी। ये सुनकर वैभव चौंक जाता है और वैभव के ससुर शेखर गुप्ता भी चौंक जाते हैं कि अब ब्लड कहाँ से मिले। ब्लड बैंक पर जब जाते हैं तो उसके ग्रुप का कोई ब्लड वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब वो बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 1 घंटे में इसे ब्लड नहीं मिला तो इसकी जान भी जा सकती है। शेखर घबरा जाता है क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी। अब वैभव उस डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मैडम, इसके ब्लड के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड निकाल कर इसे चढ़ा दो। महिला डॉक्टर डिलीवरी वार्ड में होती है। वो कहती है कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है और आप ब्लड देना चाहते हैं। तो इस समय तत्काल वैभव अपना एक बोतल ब्लड निकलवाता है और उसे जानवी को चढ़ा देता है। फिर उसका इस तरह से ट्रीटमेंट होता है और फिर डिलीवरी हो जाती है और फिर वो एक खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है। जब लड़का पैदा हो जाता है, वैभव तो वहाँ से ब्लड देने के बाद अपने कैबिन में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। शाम को छुट्टी होती है और वो अपने घर चला जाता है। जब जानवी को होश आता है तब वो देखती है कि उसको एक लड़का पैदा हुआ है और वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल वैभव की तरह दिखने में है। तब महिला डॉक्टर जानवी को बधाई देती हैं और कहती हैं कि धन्यवाद मैडम, आपका बड़ा एहसान है जो आपने हमें बचा लिया और हमारे बच्चे को सुरक्षित दुनिया में लाए। तब वो महिला डॉक्टर कहती हैं, धन्यवाद हमारा मत कहिए, धन्यवाद तुम उस डॉक्टर का कहिए जिन्होंने जब कहीं आपको ब्लड चढ़ाने को नहीं मिला तो उन्होंने एक बोतल आपको ब्लड देकर आपकी जान बचाई है। अगर ब्लड टाइम पर नहीं मिलता तो आपकी जान भी जा सकती थी। फिर जानवी कहती है कि वो कौन डॉक्टर है, मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तब वैभव को बुलाया जाता है और वैभव को देखकर जानवी की नज़र जब उस पर पड़ती है तब वो हैरानी से उसे देखती है क्योंकि वो उस अस्पताल का बड़ा डॉक्टर था। जब जानवी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और एकदम से वो चौंक जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है और बड़ी शर्मिंदा होती है और कहती है कि ये तो मेरे तलाकशुदा पति हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई और मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करती रही। मैंने कभी इनको अपनी नज़र में कुछ नहीं समझा। हमेशा मैं इनको गरीब भूखा नंगा कहती रही और मैंने कभी भी उनकी कदर नहीं की और आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। ये कहकर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और हाथ जोड़ने लगती है, पैर पकड़ने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तब वैभव कहता है कि देखो, पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जैसे संस्कार मिले थे उन्हीं संस्कारों के अनुसार तुम चली थी। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। संस्कार बच्चों के अंदर माँ बाप के दिए हुए होते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अच्छे संस्कार देते तो तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। कोई बात नहीं, तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब बच्चा सुरक्षित पैदा हो चुका है और तुम भी स्वस्थ हो। बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ दिन तुम्हारा ट्रीटमेंट चलेगा, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। और ये बात सुनकर के वो फिर से रोने लगती है और कहती हैं कि अब मैं इस बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊंगी, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मुझे अपने घर लेकर चलिए। वैभव कहता है कि मैं भूखा नंगा व्यक्ति तुम्हें अपने घर ले जाकर तुम्हारे शौक कहाँ पूरे करवा पाऊंगा, और रही बात तुम्हारे रहने की, तो मैं तुम्हें ऐसे मॉडल में नहीं रख पाऊंगा, तुम्हें शॉर्ट कपड़े नहीं पहना पाऊंगा और ऊंचे ऊंचे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला पाऊंगा, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। उसकी बातें सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और उसके पिताजी भी आते हैं। वो भी हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा, हमसे भी गलती हो गई है, हमारी बेटी से भी गलती हो गई। अब ये बच्चा है, इस बच्चे की खातिर तुम मेरी बेटी को अपना लो, ये तो तुम्हारा ही है। वैभव ये जब सुनता है तो वो राज़ी हो जाता है और वैभव के माता पिता भी कहते हैं कि बेटा, अब इसे माफ़ कर दो, अब तो तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी परवाह करो, अच्छी तरह से इसे संस्कार दो। तब वैभव मान जाता है और फिर वहाँ से छुट्टी करके अपने घर ले जाता है। फिर हंसी खुशी से वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सुना के किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। इस कहानी से केवल ये सीख मिलती है कि जो महिलाएं पैसे के घमंड में आकर अपने पति को कुछ नहीं समझती और हमेशा नई शौक पूरा करवाने के लिए अपने पति को जलील करती है, बेइज्जत करती है और उन्हें परेशान करती हैं, उन महिलाओं के लिए कहानी बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि पति की जितनी आय होती है, पत्नियों को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए और अपने पति से उतनी ही डिमांड करनी चाहिए। कभी भी अपने पति को ठुकराना नहीं चाहिए।
कहते हैं कि समाज में मौज मस्ती करने वाले, टाइम पास करने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी में बुरी स्थिति में, बुरे समय में साथ देने वाला तो केवल पति ही होता है, जो मरते दम तक साथ देता है। इसीलिए अपने जीवन को अच्छा बिताने के लिए दोनों लोग पति पत्नी साथ में रहें और हंसी खुशी से अपने जीवन को काटें। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, और नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।